हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ द सेकंड वीडियो इन आवर सीरीज़ ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है, और इसके लिए हम एक स्पेशल सिचुएशन लेंगे और उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एक स्पेक्यूलेटर, ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइज। तो माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर एंड डिफरेंस बिटवीन अ स्पेक्यूलेटर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप मार्केट में स्पेक्यूलेट करने आए हो, ट्रेड करने आए हो या फिर इन्वेस्ट करने आए हो। ये तीन दोस्त हैं, इन तीनों दोस्तों के कंप्लीटली सेम गोल्स हैं लाइफ में, बट इनको रास्ते अलग अलग पसंद आते हैं। तो एक सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 दिन में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, और पिछली 4 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स में आरबीआई ने रेट हाइक करे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉरपोरेट्स हैं उनको लोन्स महंगे रेट पे मिलेंगे, पैसा रेज करना महंगा पड़ेगा। तो उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ये एक चीज़ नेगेटिव है। तो अब 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, सुनील भाई, तरुण भाई और गिरीश भाई। तो सुनील क्या सोचते हैं अब तीनों दोस्तों का इस एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग को लेके? तीनों दोस्तों का कंप्लीटली डिफरेंट एक एनालिसिस है और उसके हिसाब से ये अपने ट्रेड्स करेंगे। तो सुनील क्या सोचता है? सुनील सोचता है कि इंटरेस्ट रेट्स अनसस्टेनेबली हाई लेवल पे हैं पहले ही, और अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो कॉरपोरेट इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ये विश्वास है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं, रिकॉर्ड हाई लेवल पे हैं ऑलरेडी। तो इसको ये लगता है कि आरबीआई के लिए अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इस बारी तो रेट हाइक होंगे ही नहीं, कम ही होंगे। तो इसने क्या सोचा, पॉपुलर टीवी एनालिस्ट्स को देख लेते हैं, सीएनबीसी, आवाज़ पे और बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है। तो इसको वही सिमिलर थिंकिंग उन एनालिस्ट की भी दिखी, तो ये और खुश हो गया। तो इसने ये कंक्लूड किया कि आरबीआई इज गोइंग टू कट रेट्स इन द मीटिंग विच इज़ 2 days आफ्टर दिस इवेंट। तो इसने एक आउटकम निकाला कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और मार्केट्स शूटअप करेंगी, अपसाइड में जाएंगी। तो इस थॉट को इसने एक्शन में डाला बाय बाइंग अ कॉल ऑप्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, एट द मनी का या ओटीएम का, वो तो सुनील भाई ही जाने। अब एटीएम ओटीएम अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शंस का कंसेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक इन्वेस्टर माइंडसेट समझ रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है तरुण। अब इनका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है इस सिचुएशन को लेके। ये सोचते हैं कि एक्सपेक्ट करें हम कि आरबीआई रेट कट कर देगा, ये विशफुल थिंकिंग हो जाएगी भाई, काफ़ी समझदारी की बात है। अब इसको ये पता है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आरबीआई क्या करेगा। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई है मार्केट में, विक्स बढ़ा हुआ है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई हैं। तो तरुण भाई क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि आरबीआई की जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी और अनाउंसमेंट के बाद जो वॉलेटिलिटी है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होने वाली है। तो इस कॉल को एक्शन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया 5 लॉट से, कि इन्होंने ये बोला कि अब निफ्टी अपसाइड में नहीं जाएगी, तो इन्होंने सेल कर दिया। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो जो प्रीमियम डीके होगा वो इनकी कमाई हो जाएगी। चलो ठीक है। नेक्स्ट कम्स गिरीश। इनके पास 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और पिछले 2 साल से इन्होंने ये स्टॉक्स होल्ड कर रखी हैं, और इनका कोई व्यू नहीं है कि आरबीआई क्या करेगा, ना ही ये वरिड हैं कि क्या होगा। इन्होंने ये प्लान कर रखा है कि मैं अपने शेयर्स को भाई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड करूंगा। और गिरीश प्लान करता है कि पोर्टफोलियो में और ज़्यादा बाइंग करूंगा मैं अगर मार्केट्स ओवर रिएक्ट करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उस दिन हमें 15-15, 20-20, इनफैक्ट 30% तक की करेक्शंस मिल गई थी स्टॉक्स में। तो गिरीश भाई ने आके इलेक्शन की डिप में आके इन स्टॉक्स को बाय कर लिया। तो अब इवेंचुअली क्या हुआ, हमारा काम ये नहीं था कि आरबीआई क्या करेगा, वो हमारी कंसर्न बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी कंसर्न ये थी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे स्पेक्यूलेटर कौन है, जुआरी कौन है, ट्रेडर कौन है और इन्वेस्टर कौन है। तो गिरीश का जो डिसीजन है वो मार्केट एक्शन पे है और उसने नॉर्मली अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है और वो उस पर स्टिक कर रहा है। सुनील थोड़ा सर्टेन हो गया कि आरबीआई क्या कर सकता है, और इसने इस चीज़ को मान लिया कि भाई रेट कट होगा और मैं तो भाई बढ़िया अपना प्रॉफिट में निकलूंगा। बट ये बेटिंग हो गई है, ब्लाइंड फेथ हो गया है, विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी रैशनल बैक टेस्टिंग। तो ये प्योर
स्पेक्यूलेशन है, तो सुनील हमारे स्पेक्यूलेटर निकले। तरुण भाई ने क्या किया, एडवांटेज लिया कि ऑप्शन प्रीमियम्स हाई हैं और इन्होंने स्पेक्यूलेट नहीं किया, इन्होंने सिंपल देखा कि वॉलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम्स काफ़ी हीटअप हो रखे हैं। और ये एक अट्रैक्टिव स्पॉट होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए, क्योंकि जब प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वॉलेटिलिटी एकदम से ड्रॉप होती है तो प्रीमियम्स का जो ओवर वैल्यू होता है वो टाइम डीके के कारण फेयर वैल्यू के आसपास हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन वीक में हमारे बैंक निफ्टी के जो एट दी मनी के कॉल ऑप्शन थे वो 1000 रुपये पर लॉट मिल रहे थे और आज वो 250 से 300 रुपये पर लॉट पर थे। तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर और स्पेक्यूलेटर में डिफरेंस क्या है, वो अपने सारे ट्रेड्स को डिज़ाइन करता है प्रीवियस टेस्टेड सिनेरियोज को जो कि पास्ट में हुए हैं, सिमिलर स्ट्रैटेजीज को पास्ट में जो की हुई है उसे बैक टेस्ट करता है और फिर एक डिसीजन लेता है। गिरीश जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस में इन्वॉल्व ही नहीं होता। गिरीश बस ये सोचता है कि जैसे भी कोई मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट आएगा जहां पे मार्केट ओवर रिएक्ट कर देगी वहां पे आके मैं बस अपनी स्टॉक्स और खरीद लूंगा। तो ये इस तरीके से अपनी एवरेजिंग करता चलता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करता है। तो तीनों लोगों ने कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट रखा और डिफरेंट रिएक्शन दिया सेम सिचुएशन को। बट जो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस चैप्टर के लिए वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए ही होना चाहिए। इसमें हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बिल्कुल भी बॉदर नहीं होंगे। जैसे इलेक्शन हुआ, आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग हुई या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो हुआ जो न्यूज़ बेस्ड है, उससे हटके हम अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी करते हैं और वो करनी पड़ेगी। अब इसको समझने के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट का सिंपल एक एग्जांपल ये है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 20% उसको सालाना ग्रो कर रहे हो तो आपका नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट हो जाएगा वो 120 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर इस चीज़ को आप ऐसे ही चलाते रहते हो तो ईयर 1 में जो आपका 120 रुपये था, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट ईयर के एंड में वो 144 हो जाएगा और 10th ईयर के एंड में वो 619.2 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए 20% की एवरेज से और 10 साल तक आपको ये रिटर्न मिला, तो 6 साल में ऑलमोस्ट 100 रुपये का बनेगा 300 रुपये। बट जो अगले 300 रुपये बनेंगे वो सिर्फ 4 साल में बन जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग का और कंपाउंडिंग का आप मज़ा तभी ले सकते हो जब आप अर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और लास्ट तक, मतलब लंबे समय के लिए उसको आप होल्ड करो। जितना ज़्यादा आप बैठोगे अपने इन्वेस्टमेंट पे उतना ही ज़्यादा मनी आपके लिए काम करेगा, क्योंकि वो ईयर ऑन ईयर कंपाउंड होती जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट और आप उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके उस पर एडिशनल प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो इन्वेस्टिंग, अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि इन्वेस्टिंग वर्क करती है या नहीं करती। अभी मेरे ख्याल से हम ऐसे पॉइंट पे हैं, अब सबको पता है कि इन्वेस्टिंग का क्या पावर है। पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में 30,000 रुपये पर महीने की SIP को 1 करोड़ रुपए में टर्न किया है। तो इन्वेस्टिंग बिल्कुल काम करती है जी। और इन्वेस्टेबल कंपनी के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसको हम 2 तरीक़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डील करता है सारे नॉन न्यूमेरिक एस्पेक्ट से, जैसे कि मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उन्होंने कोई बिजनेस अच्छे से रन किया है या नहीं, उनके एथिक्स देखे जाएंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस देखी जाएगी कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट ट्रीट कैसे करती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, ये देखा जाएगा। शेयर ट्रांजैक्शंस देखे जाएंगे कि भाई मैनेजमेंट ज़्यादा बाइंग सेलिंग तो नहीं करती है, और ये देखा जाएगा कि मैनेजमेंट अपने आप को हेफ्टी सैलरीज तो नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा पैसा ऑपरेटर्स के द्वारा तो स्टॉक का अनयूजुअल प्राइस बिहेवियर तो नहीं चल रहा है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव फिल्टर्स हैं आपके। शेयर होल्डर्स का देखा जाएगा कि कौन है सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स जो 1% से ज़्यादा इक्विटी पे बैठे हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशन देखी जाएगी कि प्रमोटर्स की किसी ना किसी पार्टी से कोई भी ज़्यादा क्लोज पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं है। प्रमोटर का लाइफस्टाइल देखा जाएगा, अगर प्रमोटर फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल जिएंगे, लाउड जिएंगे, तो ये डिस्प्ले होगा उनकी वेल्थ का, और ये एक रेड फ्लैग की तरह काम कर सकता है। क्योंकि अगर अब जैसे हम एक एग्जांपल ले कि अगर बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, मतलब कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्ट कर रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स में, तो ये एक रेड फ्लैग होगा, क्योंकि ये फेवरेटिज्म और माल प्रैक्टिस का एक मतलब अंश है जो कि हमें इसमें दिख रहा है। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? कई तरीके के फाइनेंशियल नंबर्स हैं
और फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाएगा, उसकी ग्रोथ देखी जाएगी, मार्जिन्स, अर्निंग, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखी जाएगी कि कितना वो खर्चा कम कर पा रहे हैं अपना ओवर टाइम। डिविडेंड देखे जाएंगे, कंपनी कैसे पे कर रही है। कैश फ्लो देखा जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज़ से कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग से कितना है। वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट देखी जाएगी, एसेट ग्रोथ देखी जाएगी और मल्टीपल फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। वर्चुअली एक एंडलेस लिस्ट है इन सब चीज़ों की, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फ़िल्टर आउट करने के लिए काफ़ी होती हैं। जैसे हम किसी रिटेल इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, एवरेज सेल्स पर स्टोर क्या है, मर्चेंडाइज मार्जिन्स क्या हैं। अगर हम कोई ऑयल एंड गैस कंपनी देख रहे हैं, जैसे कि आपकी गुजरात गैस हो गई या महानगर गैस हो गई, तो ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू रेशियो देखेंगे, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट देखेंगे, डेवलप्ड रिजर्व्स कितने हैं वो देखेंगे, टोटल प्रोडक्शन ग्रोथ कितनी है वो सब देखेंगे। तो आने वाले अगले कुछ चैप्टर्स में हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीखेंगे और जैसे वो एनुअल रिपोर्ट्स में पब्लिश की जाती हैं तो उसको हम फिल्टर एक करना सीखेंगे कि भाई कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन सी बेकार हैं। बुक वाइज उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के कोशिश करेंगे इसमें सीखने की। तो की टेक अवेज क्या थे इस चैप्टर से कि माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इज डिफरेंट। इन्वेस्टर को डेवलप करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और सीरियस होना पड़ेगा सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग के लिए कि भाई लॉन्ग रन में मैं अपना पैसा कितना ऐसा पैसा है कि जिसको मैं इन्वेस्ट करके भूल सकता हूँ। जैसे एफडी करते हो या फिर कोई एक लैंड खरीदते हो, उसी तरीके से आपको इक्विटी को भी लेके चलना पड़ेगा। इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्योंकि रिटर्न्स कंपाउंड तभी होंगे। और स्पीड एट विच मनी डबल्स ये इंक्रीज हो जाती है जितना टाइम आप स्टे करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में। और एक प्रॉपर्टी है ये कंपाउंडिंग की कि जितना लॉन्गर रन के लिए आप, जैसे आपने वॉरेन बफे का एग्जांपल सीखा होगा कि 18% से उन्होंने अपनी ईयर ऑन ईयर अपनी टोटल नेटवर्थ को ग्रो किया है। बस उनके फेवर में क्या था, टाइम था, उनकी एज काफ़ी हो चुकी है तो इसीलिए वो इतनी वेल्थ जनरेट कर पाए हैं। हर इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से हमने वैल्यू करना है। क्वालिटेटिव देखना है जहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट, उनका फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो हायरिंग वगैरह करते हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्वालिटी वाली चीज़ें। और क्वांटिटेटिव जहाँ पर हम उनके कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे लोगों को जो कि सीखना चाहते हैं और खुद से चीज़ें करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम का भी है तो ये सारी बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ हैं, आप उन बच्चों को भी भेज सकते हो। आगे इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है तो सीखेंगे। अगर छोटी एज से ही एक्सपोज करेंगे इन चीज़ों से अपने आप को तो काफ़ी अच्छा वो आगे चल पाएंगे और आपको भी असिस्ट कर देंगे छोटी मोटी चीज़ों में। तो शेयर करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।